आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों आप सबको, और रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं। आज का 2 दिन के गैप के बाद में वीडियो आ रहा है, तो आई होप कि दोस्तों समझो कि थोड़ा सा त्यौहार चल रहे थे तो फैमिली को टाइम देना ज़रूरी होता है। और हमने 2 पेटियाँ पढ़ ली थी, हमें तीसरी और चौथी पेटी पढ़नी है। तो ये देखिए जिस तरह से नोट्स मैं बनाती हूँ वो दिया हुआ है, और आगे हम आज शुरू करते हैं। तो जो हमने वायुदाब की पेटियाँ पढ़ रहे थे, 4 पेटियाँ होती हैं तो 2 पढ़ ली थी, तीसरी अपन पढ़ रहे हैं उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। तो दोस्तों इसका विस्तार 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, और विस्थापन मतलब जो विस्तार होता है इसका 70 से 55 से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ अगर देखें तो मतलब 60-62 तक पाई जाती है। लेकिन ये खिसकती कहाँ तक है, 55 तक आ सकती है और 70 तक चली जाती है। गतिजन्य न्यून वायुदाब की पेटी है। गतिजन्य कैसे हुई कि वैसे तो देखो उपध्रुव है तो उपध्रुवीय क्षेत्र है, तो उपध्रुवीय क्षेत्र है तो तापमान कैसा होगा, कम। और अगर तापमान कम है तो वायुदाब कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। बट यहाँ पे तापमान कम होने के बावजूद भी वायुदाब कैसा है, न्यून, क्योंकि यह पेटी तापमान के द्वारा नहीं गति के द्वारा बनाई हुई है। ठीक है। उपोष्ण कटिबंध से ऊपर उठी हवाएं, मतलब 30 से 35 के बीच में जो हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म पछुआ हवाएं, उपोष्ण कटिबंध से ऊपर उठी हुई गर्म पछुआ हवाएं, ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ अभिसारित होती हैं, जिस कारण से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और धरातल पे न्यून वायुदाब का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों जो उपोष्ण कटिबंध वाली पछुआ हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर वाली उपध्रुवीय हवाएं जो होती हैं, दोनों यहाँ आकर अभिसारित होती हैं, मतलब नीचे बैठती हैं। नीचे बैठती हैं तो क्या होता है दोस्तों, जब ऊपर से हवा नीचे आएगी तो गर्म हवा तो हल्के होकर ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा भारी होती है नीचे बैठ जाएगी, जिसके कारण धरातल पर कैसे वायुदाब का निर्माण हो जाता है, न्यून वायुदाब का निर्माण हो जाता है। ठीक है। यह पेटी वाताग्र निर्माण का क्षेत्र है। अब दोस्तों आपको पता है 60 से 65 डिग्री वाले क्षेत्रों में कौन से वाताग्र आएंगे, तो आपको यह भी याद रखना है शीतोष्ण चक्रवात उत्पत्ति का क्षेत्र, क्योंकि उष्ण कटिबंध में कभी वाताग्र बनते ही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का क्षेत्र है। निम्न दाब पेटी शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर यह अधिक स्थायी होती है। तो यह इस वायुदाब की पेटी की विशेषता क्या है, यह शीतकाल में महासागरों के ऊपर अधिक स्थायी होती है, जिस कारण से उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी भी महासागरों पर अधिक स्थायी थी, लेकिन वह उसका अलग नाम था और इसका अलग नाम है ना। चलो आप मुझे ये बताइए कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है वो शीतकाल मतलब कौन से मौसम में, कौन से काल में महासागरों पर ज़्यादा स्थायी होती थी, ग्रीष्मकाल में अथवा शीतकाल में। ठीक है। जनवरी में उत्तरी अटलांटिक में आइसलैंड न्यून वायुदाब इसे कहते हैं। तो जब शीतकाल में अधिक स्थायी होती है तो जनवरी में इसे आइसलैंड वाले क्षेत्र में तो क्या कहते हैं, आइसलैंडिक न्यून वायुदाब क्षेत्र, मतलब अटलांटिक में तो, और प्रशांत महासागर में इसे बोल देते हैं अलूशियन न्यून वायुदाब क्षेत्र। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, अटलांटिक में आइसलैंड न्यून वायुदाब क्षेत्र, उत्तरी प्रशांत में अलूशियन न्यून वायुदाब क्षेत्र। अर्थात जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत में चक्रवातीय दशा का निर्माण होता है, जैसा कि हमें पता चल रहा है, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ठंडी हवा नीचे उतरेगी। जब भी गर्म हवा ऊपर उठती है तो बारिश आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, मतलब मौसम चक्रवात वाला हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे चक्रवातीय दशा का निर्माण होता है। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी ग्रीष्मकाल में भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी से मिल जाती है। कहाँ पे, महाद्वीपों पर। अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो यह किससे मिल जाती है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी से मिल जाती है महाद्वीपों पर। लास्ट अपनी रह गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवों के चारों ओर तापजन्य उच्च वायुदाब की पेटी है। तो आपको पता है ध्रुवों पर तापमान कैसा, कम, तो ऑब्वियसली वायुदाब कैसा, ज़्यादा। तो मतलब इसमें कोई उलटफेर नहीं हो रहा है, इसलिए यह सामान्य तापजन्य पेटी है। इसे शीत उच्च के नाम से, जैसे भूमध्य रेखा वाली को उष्ण निम्न के नाम से जानते थे, इसे शीत उच्च के नाम से जानते हैं। हवाएं यहाँ पे नीचे उतरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। मैंने पहले भी बताया है कि कोरियोलिस बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होते हैं। और बात करें घूर्णन बल की, तो घूर्णन बल भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक है, हवाएं ज़्यादा नहीं फैल पाती हैं, जिसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। देखो कोरियोलिस बल के कारण तो हवाओं में होता है विक्षेप, जैसे मान लो ऐसे हवा जा रही है तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, ऐसे हवा जा रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल के कारण विक्षेप होता है हवाओं में। लेकिन ये क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी सर्वाधिक है, तो कायदे से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विक्षेप होना चाहिए था, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और यह पेटी शीतकाल में अधिक सशक्त रहती है। दोस्तों जो ऊपर वाली पेटियाँ हैं दोनों ही शीतकाल में सशक्त रहती है। इस उच्च दाब पेटी का स्थानांतरण उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों में 20 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है।
तो अगर विस्थापन जब गर्मियों में होगा तो कहाँ तक हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ तक हो जाएगा। वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होता क्यों है? 2 कारण इसके बताए जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ में स्थानांतरण होता है, और स्थल और जल के स्वभाव के कारण भी वायुदाब पेटियाँ विच्छिन्न हो जाती हैं। अब पवने और उनको प्रभावित करने वाले कारक कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा लिखा है मैंने। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। धरातल के समानांतर गतिशील वायु जिनकी गति व दिशा निश्चित नहीं होती है उनको पवन कहते हैं, है ना। धरातल ये है अपना, और इसी के समानांतर जब वायु गतिशील होती है तो इसको पवन कहते हैं। ना तो इसकी गति निश्चित है, ना ही इसकी दिशा निश्चित है। जो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठे उसे क्या कहते हैं? उसे वायुधारा कहते हैं। जो ऐसे चल रही है पवन, उसे वायुधारा कहते हैं। जो ऐसे चल रही है उसे पवन कहते हैं, ठीक है। अब पवन उत्पत्ति के 2 कारण मुख्य हैं। एक तो वायुदाब प्रवणता। पवन उत्पत्ति का सबसे मुख्य जो कारक है वह है वायु दाब प्रवणता। और पहले भी अपन ने वायु दाब प्रवणता पढ़ी। दाब प्रवणता क्या होती है? 2 स्थानों के बीच में वायु दाब का अंतर जो होता है वही दाब प्रवणता होती है। अगर वायु दाब में अंतर नहीं होगा ना दोस्तों तो पवनें चलेंगी ही नहीं। वायु दाब में अंतर होगा तब भी पवनें चलेंगी। और पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, क्योंकि दाब प्रवणता बल हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है, और यह समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। समदाब रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं और दाब प्रवणता बल इस तरह से कार्य करता है। तो हमेशा यह समदाब रेखाओं के कैसे होता है? समकोण पर होता है। दाब प्रवणता की गति और तीव्रता समदाब रेखाओं के क्षैतिजीय अंतर पर निर्भर करती है। अगर समदाब रेखाएं बहुत पास पास है तो इसका मतलब क्या हुआ? दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है। दूर दूर है इसका मतलब क्या है? दाब प्रवणता बहुत कम है। पवन संचरण बैरोमेट्रिक ढाल का अनुसरण करता है। ये तो हो गई क्षैतिज दाब प्रवणता। अब है ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता। ऊंचाई के साथ दाब तीव्र गति से घटता है, अतः ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता तीव्र होती है। आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाने पर समुद्र तट से मैंने कितना बताया था? 1013 मिलीबार की दर से तापमान वायुदाब घटता है ना। इस कारण से नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो वायुदाब जो होता है, दाब तीव्र गति से घटता है, अतः ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल भी क्या होगा? तीव्र होगा। गुरुत्वाकर्षण बल दाब प्रवणता बल के अवरोध के रूप में कार्य करता है, क्योंकि दाब प्रवणता बल ऐसे लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज़ को नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो इस चीज़ के अवरोध में कार्य कर रहा है। इसलिए वायुधारा की गति कम हो जाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो, सिर्फ दाब प्रवणता बल हो, तो वायुधारा की गति बहुत तेज होगी। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है वहाँ तीव्र संवहन धाराएं चलती है। जैसा कि आपको पता है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर क्षैतिज पवनें ना के बराबर चलती हैं और संवहन धाराएं मतलब लंबवत गति वाली पवनें ही चलती हैं। जहाँ ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता और गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाते हैं वहाँ लंबवत गतिवर्धक शून्य हो जाते हैं, और इसे हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। जहाँ दाब प्रवणता बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों अगर बराबर हो जाएं, संतुलित हो जाएं, तो फिर वहाँ पर लंबवत गतिवर्धक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और इसे हम बोलते क्या है? हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। यह शुष्क मौसम का निर्माण करता है। क्षैतिज दाब प्रवणता क्या होती है? जब यह बल धरातल के समानांतर क्षैतिज स्तर पर कार्य करता है तो क्षैतिज दाब प्रवणता इसके विरोध में घर्षण बल काम करता है। जब पवने दाब प्रवणता बल इस तरह से काम करता है तो उसे क्षैतिज दाब प्रवणता, और पृथ्वी के धरातल पर घर्षण बल काम करता है, आपको पता ही है। और घर्षण बल हमेशा क्या रुकावट पैदा करता है इसमें, तो इसलिए इसके अवरोध में कौन सा बल काम कर रहा है? घर्षण बल। अब धरातल पर जो पवनें होती हैं वो 3 बलों से मुख्य रूप से चल रही है। तो दाब प्रवणता बल, एक घर्षण बल और एक कोरियोलिस बल। जो पवन है हमारी, अगर हमसे पूछा जाए कि पवन चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो हम कहेंगे दाब प्रवणता बल। और अगर हमसे पूछा जाए कि पवन चलने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है, तो हम कहेंगे दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस बल, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त होने के कारण क्षैतिज पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं, जिन्हें भू विक्षेपी पवन कहते हैं। मतलब कुछ पवनें तो ऐसी होती है जो धरातल के बगल एकदम धरातल से अड़कर चलते हैं, जिन्हें तो हम कहते हैं जिन पे घर्षण बल विपरीत काम करता है ना। और कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो धरातल के घर्षण बल से मुक्त होती है और ऊपरी वायुमंडल में चलती है। ऊपरी वायुमंडल में चलेंगे तो वहाँ तो घर्षण नहीं लगेगा, क्योंकि घर्षण बल कहाँ? सरफेस से काम करता है। इसलिए क्या होता है, यह जो हवाएं हैं वह समदाब रेखाओं के समानांतर, समदाब रेखाएं ऐसे होती है और हवा भी बिल्कुल समदाब रेखाओं के समानांतर ही चलने लगती है। इसे क्या कहते हैं? भू विक्षेपी पवन या फिर भूव्यापी पवन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने पढ़ा वायुदाब की 2 पेटियाँ, फिर वायुदाब
कि दाब प्रवणता मतलब पेटियों के स्थानांतरण वाले कारक कौन से हैं, फिर पवनों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब आगे वाले चैप्टर में ना मैं डिटेल से आपको 6 कारक हैं जो पवनों की उत्पत्ति और उनकी दिशा को डिसाइड करते हैं, वो मैं पढ़ाऊँगी। आज के लिए ही इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे अपने प्यारे प्यारे कमेंट ना करना नहीं भूलें। एंड अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। बाय।